हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे लॉ के लिए स्ट्रेटजी, जिससे कि मैंने जैन 25 में 73 स्कोर किया। बाय द वे, इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे कि मैं कैसे पढ़ाई करता था, कैसे रिवीजन करता था, कितना टाइम देता था लॉ को, कैसे मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी की है, मॉक टेस्ट वगैरह कितने लगाए हैं, और ये सब जो चीज़ें होती हैं जब प्रिपरेशन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें कितना करना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, वो मैं आज डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि लॉ जो फाउंडेशन का ना सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे नया सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं लगभग हमने पढ़े हुए होते हैं, मैथ, अकाउंट और इको तो। लेकिन लॉ सबसे न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। हाँ, और थोड़ी सी खास अटेंशन भी देने की ज़रूरत है इसे। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जो क्लास में करवा दिया सर ने, हैंड रिटन नोट्स बनवा दिए जो हमने कॉपी में बना रखे हैं, सबसे पहले तो घर आके रिवाइज किया। 15 से 20 मिनट तो मैं उन्हें रिवाइज करता था, उसको तो मतलब मैं पढ़ता था। आपको वो एग्जैक्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको लर्न करना है जो आप मॉड्यूल से कर रहे हो या आपको जो आपके टीचर ने बुक दी है। तो मेरे केस में ये था कि सर ने हमें नोट्स दे रखे थे खुद के ही नोट्स, मतलब उनकी बुक टाइप ही थी, मैं उसको प्रिंट करा लेता था, उसमें से लर्न करता था। मॉड्यूल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। वही बात है कि मॉड्यूल में से मैंने कुछ लर्न किया ही नहीं कभी, कि जो सर ने नोट्स दे रखे थे मुझे लगा वो सफिशिएंट है, तो मैं बस उसी से लर्न करता था ओनली। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लॉ में, जो सबसे कंफ्यूजिंग भी है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। तो मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की बात बताऊं तो शुरू शुरू में तो ऐसे था कि सर ने जो कॉन्सेप्ट करवाए वो रिवाइज किया, लगभग 1 घंटा मान लो उनको रिवाइज याद करने में लग गया। अब क्या, जो आधे घंटे उसकी प्रैक्टिस कर ली, जो कुछ चीजें तो सर ने मतलब एग्जैक्ट बुक के कॉन्सेप्ट है वो लिख लिए, या सर कोई होमवर्क दे रखा है सर ने, एक या दो क्वेश्चन दे रखे हैं तो होमवर्क करने के। एक दो क्वेश्चन तो सर क्लास में भी करवाते हैं शुरू शुरू में, क्योंकि मैं लोग की इतनी राइटिंग प्रैक्टिस याद नहीं होती। और एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं तो कुछ वो प्रैक्टिस कर लिए, और एक आधा कोई लगा कॉन्सेप्ट जो चीज़ें लिखनी है, अगर थोड़े कॉन्सेप्ट हुए हैं तो उनको भी मैं लिख के देख लेता था एज इट इज़, जो लैंग्वेज में लिखना चाहिए उस हिसाब से। मुझे याद है शुरू शुरू में तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की थी अच्छे से 2 महीने तक, तो तब तो आपको होमवर्क थोड़ा कम मिलता है, थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं क्लास में। लेकिन बाद में सिलेबस भी करवाना होता है तो सर थोड़े से स्पीड बढ़ा देते हैं, और होमवर्क भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिला जाता है। जब आप 1.5 से 2 घंटा मतलब याद कर रहे हो अगर लोगों को डेली, उतना टाइम तो लग जाता है, क्योंकि आप न्यू होते हो, मुझे लग रहा था इतना टाइम। फिर उसके बाद में तो राइटिंग प्रैक्टिस का सवाल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं लर्न करने वाले। भाई ये शुरू शुरू में तो मैं आधा घंटा रोज राइटिंग प्रैक्टिस करता ही था, चाहे 40 मिनट 45 मिनट हो जाए तो भी राइटिंग प्रैक्टिस करता था। लेकिन जैसे ही 2 महीने हो गए पता चल गया अभी हाँ लिखना तो ऐसे ही है, कंक्लूजन, फैक्ट ऑफ द केस और जो प्रोविज एक्टेबलिकल जो भी कह रहे हो आप, लो वगैरह, वही लिखना है, वो तरीका पता चल गया। अब मैं सिर्फ कर रहा था जो वीकेंड है उन पे प्रैक्टिस कर ली। जैसे वीकेंड पे भी कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं, कोई टेस्ट वगैरह दे दिया, कोई 1 चैप्टर का टेस्ट है, 2 चैप्टर का टेस्ट है, 1 यूनिट का टेस्ट है, जो भी है उनमें किया तो उनसे ही राइटिंग प्रैक्टिस होगी, वो खुद से ही इवेल्युएट कर लिया या सबमिट कर दिया जहाँ पे सबमिट करना होता है, और वहाँ से इवेल्युएट होके आ गया। द मेन थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस, आपको इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इतना सीरियस इशू मत लो। 1 से 2 महीने आप करोगे, इतने में आपको पता चल जाएगा क्या कैसे करना है, क्या करना है। फिर भी आप मतलब हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन रखना होता है उस चीज़ को, कि आप 2 महीने तक तो कम से कम मेंटेन रखो, मेरे मानना तो ये है। और बाद में भी आप ऐसे करो कि हाँ वीकेंड पे कुछ तो हो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, टाइम निकालो। मुझे याद है मैं एंड टाइम पे मैंने जब एग्जाम में सब सिलेबस रिवाइज कर लिया तब भी मैंने थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करके गया था। 3 दिन के जो हॉलीडे थे उनमें भी मैंने थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की थी, ताकि कुछ भूले ना। उस जो एक सीरीज होती है लिखने की, हाँ वो करनी चाहिए। हमने वीकेंड में मतलब एक बार कर लो, वीक में एक बार तो करनी करनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट थिंग आती है कि हम चीज़ों को रिटेन कैसे करेंगे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होगा, एट द एंड अगर आप कुछ याद रहेगा तो ही लिखोगे। सबसे पहली बात तो है कि आप जो क्लास में करवा रहे हैं वो सबसे पहले रोज का लर्न करो। वो लर्न कर लोगे तो भी आप मतलब 2-3 महीने बाद आपको लगेगा कि भूलने लग गए हो आप कितना ही। हर सब्जेक्ट में वैसे तो हम चीज़ें भूल जाते हैं अगर टाइम के साथ, लेकिन लॉ में सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपने जो अच्छे से भी याद किया रट्टा मार के, वो भी आपको एक वर्ड भी याद नहीं रहता थोड़े टाइम के बाद में। जो रिवीजन है वो आपको साथ के साथ मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहे हो, लो को भी टाइम दे रहे हो, लो को जो क्लास में हुआ आप उसको भी 1-1.5 घंटा लगा रहे हो लर्न करने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग से टाइम निकलना पड़ेगा। जैसे आप सुबह जल्दी उठ गए, सुबह 1-1.5-2 घंटा, तो आपने जो पिछला है थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। आप ऐसे रिवाइज कर रहे हो 10-15 दिन में, मान लो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 15-20 दिन लग गए। इस तरह से आप एक ने एक बार रिवाइज कर लिया, फिर आपने एक दो टेस्ट वगैरह दे दिए, मॉक टेस्ट आप सिलेबस के दे दिए, चाहे फुल सिलेबस के दे दिए, जो भी टेस्ट हैं, और ऐसे आपको चीज़ें रिटेन होंगी धीरे धीरे। एट द एंड यही बात है कि जब तक सिलेबस कंप्लीट हो तब तक आपकी एक रिवीजन हो जानी चाहिए। और सिलेबस खत्म होने के बाद आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक क्विक रिवीजन ले लो, या आप ऐसे करो कि जैसे आप एक चैप्टर रिवाइज किया सिलेबस खत्म होने के बाद में आपने, और उसके साथ उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उस टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस टाइम पे आपको ना सारे क्वेश्चन जो भी आपके नोट्स में है या मॉड्यूल में है, जो भी आप सोर्स ले रहे हो अपने,
वहां से करने चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में वही आते हैं, आरटीपी एमटीपी की जो बैक पहले आए हुए हैं वही आते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन एक बार तो एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एक बार रिवीजन के साथ आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली तो आप नेक्स्ट टाइम ऐसे कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस हैं आप रिवीजन कर रहे हो उनसे गो थ्रू कर लो। दो अगली से 1 से 2 रिवीजन जब आप करोगे तो आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो कि आप उससे गो थ्रू कर लो। आपको एग्जैक्ट वैसे राइट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप उनके क्वेश्चंस और आंसर देख सकते हो। आप जैसे जैसे हैबिचुअल होते जाओगे 1 से 2 रिवीजन, मतलब 2-3 रिवीजन हो जाएगी, इतने आपको ये क्वेश्चन पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसे क्वेश्चन है, कैसे लिखने हैं। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा ये क्या है। द कंक्लूजन यही है कि आप जब 2 से 3 रिवीजन कर लोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न हो जाएंगे, आपके वो माइंड में बस जाएंगे और उसके बाद में आपको अच्छे से वो लर्न हो जाएंगे। तो उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब कोई टेस्ट वगैरह भी दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वो रिटेन है आपके माइंड में चीज़ें और आप उनको लिख पा रहे हो अच्छे से। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे आप रिवीजन करोगे ना तो रिवीजन में ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। जैसे पहली रिवीजन की तो आपको 15 से 20 दिन लगे, तो नेक्स्ट रिवीजन में आपको उससे 12 दिन या 10 दिन लगने चाहिए। और एक बार आपको रिवीजन करनी, एक बार 7 दिन लगने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम 3 डेज में आपको ट्राई करना है, आप 3 डेज में कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास 1.5 डे होगा। तो आपको 1.5 डे में सारा सिलेबस रिवाइज करना है। तो आपको उस हिसाब से पहले 2-3 रिवीजन ऐसे करनी है कि टाइम को आपने रिड्यूस करते रहना है रिवीजन के साथ साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट लगाना है हर रिवीजन के बाद में, आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो एग्जाम टाइम तक आपको ऐसे ही इंश्योर होना चाहिए कि 4 से 5 मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए अपने फुल फ्लैश सिलेबस के। और इनको वो वीकली टेस्ट में काउंट मत करना या मंथली टेस्ट में काउंट मत करना, जहाँ आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर के वो लगा रहे हो। फुल फ्लैश सिलेबस के 4 से 5 मॉक टेस्ट कम से कम लगा के जाने हैं आपको। पीवाईक्यू की बात करें तो पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट की पीवाईक्यू आपको गो थ्रू करने हैं, चाहे आप उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, चाहे आप उन्हें लर्न कर लो, वो आपको जैसे सही लगे। लेकिन आपको 3 अटेम्प्ट के कम से कम पीवाईक्यू हैं वो थोड़े से देख के जाने हैं, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनके आंसर हैं, जो आप सजेस्टेड आंसर में देख सकते हो। बात है कि जो इन सब पीवाईक्यू मॉक टेस्ट वगैरह में 10 दिन आपको कम से कम लग जाएंगे लास्ट में टाइम में। तो इतना आप इंश्योर कर लो कि जैसे मई में पेपर है, 10 तारीख से पेपर है, तो आप मई के जो अप्रैल 30 तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद के जो 10 दिन आप उनको मॉक टेस्ट पीवाईक्यू उनके लिए लगा लो, और एक क्विक रीजन 3 डेज की उनके लिए लगा लो। इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, ताकि लास्ट टाइम तक आपको जो चीज़ें हैं वो रिटेन रह सकें और बहुत अच्छी तैयारी हो जाए आपकी। तो यही थी मेरी लॉ की ओवरऑल स्ट्रेटजी, जिसको मैंने फॉलो किया और मेरे 73 मार्क्स आ गए। मैंने वैसे एक्सपेक्ट तो 80 या 80 से वो किए थे, लेकिन हाँ आईसीआई कुछ टफ चेकिंग करता है लॉ में, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप जितने थोड़े से एक्सपेक्ट करोगे उससे 5-7 नंबर आपको कम ही मिलेंगे। और कई बार तो होता है कि हम बहुत सारा लिख के भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कम नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा एडजेक्ट याद करना पड़ेगा, थोड़ा रट्टा टाइप, जैसे हम कहते हैं जैसे छोटे बच्चे करते हैं, एक सेंटेंस को जैसे याद किया वैसे याद किया, वैसे ही वही अप्रोच लॉ में चलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है, मैथ की बनानी है, और कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनानी है, और कोई जो भी आपके मन में डाउट है वो कमेंट कर देना। एंड इट्स योर बॉडी हैप्पी अरोड़ा।